हेलो एवरीवन, मैं दीपक पुरी आपका स्वागत करता हूं श्री क्लासेस में। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2022 के अब हम लोग सबसे अंत यानी कि सबसे लास्ट एग्जाम में आ चुके हैं। और सबसे लास्ट एग्जाम जो आपका होने वाला है वो है संस्कृत का, है कि नहीं दोस्तों। तो ऐसे में जो सब सारे सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स जो थे वो, और जो लैंग्वेज पेपर था हिंदी और इंग्लिश का, वो समाप्त हो जाने के बाद अब संस्कृत की बारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और ये जो लास्ट एग्जाम है संस्कृत का, इसे भी आप अच्छा ही करके आएंगे। क्यों? क्योंकि हर साल संस्कृत का ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है और बच्चे अच्छे से लिख के आते हैं, तो इसलिए आपका भी ये एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। परंतु है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो उतना ही करना पड़ेगा दोस्त, है कि नहीं। चलिए, तो आपको है ना, इसके बारे में देखते हैं कि आज का क्या हमारा कोटेशन है। देखते हैं क्या है। सर्ववस्तुनि कारणोभद्वानि, है ना, मतलब एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अभी तक का आपका एग्जाम मेरे दोस्त, है ना, जैसा भी गया हो, आप तक अभी तक एग्जाम आपका अगर आपका अच्छा गया है क्योंकि आपने साल भर मेहनत की होगी, है ना, साल भर पढ़ाई की होगी, तो अच्छा गया होगा। अगर आपने मेहनत नहीं की होगी तो अच्छा नहीं गया होगा। तो मतलब जो भी हुआ उसके पीछे एक रीजन था। अगर आपने मेहनत की होगी तो एग्जाम भी अच्छा गया होगा और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अगर आपने मेहनत नहीं की होगी तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है कि जो कुछ भी होता है उसके लिए क्या, उसके पीछे एक वजह होता है ना। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, संस्कृत में हम लोग क्या कैसे तैयारी करें। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आपका एक सपोर्ट, छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब, है ना, हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है मेरे दोस्त। इसलिए श्री क्लासेस को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमें मोटिवेट करते रहिएगा, ताकि हम फ्यूचर में भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। और आपके एग्जाम खत्म होने के बाद भी हमारा क्या प्लानिंग रहेगा, इस पर मेरा एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे जरूर। और जिससे आपको आगे की पढ़ाई में, आगे का आपका क्या डायरेक्शन होना चाहिए, इसमें आपको जरूर से जरूर क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो हम लोग आगे आज देखते हैं संस्कृत में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह का कुछ आपका क्वेश्चन पेपर दिखेगा। ये क्वेश्चन पेपर 3 घंटे, महज 3 घंटे 15 मिनट का ही है, लेकिन 3 घंटे ही समझिए, 3 घंटे का होगा, है कि नहीं। और जो क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या होगी, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे 105, जिसमें 100 आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे और 5 सब्जेक्टिव में से आ जाएंगे। ठीक है, और फुल मार्क्स कितना होगा, 100 मार्क्स का। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या करना है इसमें। संस्कृत के ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी इजी होते हैं, जैसे कि हिंदी के थे, है कि नहीं। और हिंदी में भी आपको ग्रामर सेक्शन से पूछा गया था, तो संस्कृत में भी क्या है, आपको यहाँ ग्रामर सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। जिन बच्चों ने आपके जो टेक्स्ट बुक है, जो कि संस्कृत की बुक है, उसको अगर पढ़ी है, तो वहाँ से क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हैं वो। बाकी है ना, 1 से लेके 50 तक आपको जनरली क्या होता है, ग्रामर सेक्शन का होता है ना। तो 1 से लेके 50 तक अगर जनरली ग्रामर सेक्शन का होता है, तो ग्रामर सेक्शन में हमें क्या क्या देखना है वो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले आता है संधि। संधि देख लेना। संधि जो भी है ना, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, है ना, ये फिर आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि में जितने भी प्रकार हैं उसके, है ना, उसके नियम, जैसे कि यहाँ जो विद्याधिगमयाएं हैं, जो इसमें कौन सा संधि है ना, कौन से वर्णों की संधि हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर जो हमारा दीर्घ संधि हो गया कि और आ मिलने से आ बनता है। तो ये सब जितने भी रियल नियम है ना, जितने भी नियम है, इसको हम लोग देख लेंगे एक बार। जितने भी 5 नियम, खास करके स्वर संधि और व्यंजन संधि का हम लोग ध्यान से देख लेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला है समास। अगला क्या है दोस्त मेरा, समास है। समास का विग्रह, है ना, और समास क्रू, मतलब विग्रह भी और जोड़ना भी, दोनों समास का हम लोगों को क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, तो समास में जो समास का कैसे तैयारी करें, तो समास के लिए आपके पास जो सबसे अच्छा बुक है संस्कृत सहचर, है ना। संस्कृत सहचर जो है, ये बुक आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। आप अपने सिलेबस को देखिए या फिर प्रीवियस और क्वेश्चन को जो देखे होंगे, वहाँ से आपको पता चल गया होगा कि किस किस तरह का समास ज़्यादा पूछा जाता है। वो अव्ययभाव है या द्वंद्व है या फिर द्विगु है, जो भी समास है, तो आप वो सहचर से क्या कर सकते हैं, आराम से रिवाइज कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, तो समास के बाद हम लोग आ सकते हैं। समास तो देख ही लेना दोस्तों, क्योंकि समास से 3 4 5 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं जनरली, है ना। 2-3 विग्रह में रहते हैं, 2-3 समास करने वाले में रहता है, मतलब जोड़ने वाले में रहता है। ठीक है, इसमें समस्त पद क्या है, ये सब जनरली क्वेश्चन आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि ये इसका समस्त पद क्या है, ऐसे पूछा जा रहा है। उसके बाद कारक,
है ना। तो कारक का भी आपको ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा, है ना, कि कौन कितने कारक हैं, किस कारक का क्या लगता है उसमें, है ना। तो ये कारक के बारे में आपको देख लेना, विभक्ति थोड़ा सा देख लेना है। शब्द रूप और धातु रूप को तो छोड़ना ही नहीं दोस्त, है ना, जितना भी है अकारांत, आकारांत, है ना, इकारांत, है ना, ये सब जितना भी धातु रूप है, इस धातु रूप को एक बार देख लेना आपको। लता, मुनि, बालक, फल, है ना, सब धातु रूप को एक बार देख लेना है। इसके अलावा जो प्रश्न निर्माण में जो मददगार धातु रूप होते हैं, जैसे क कौ के वाला जो है कि नहीं, वो वाला कर लेना है, अस्मत् युष्मत् का कर लेना है। तो ये सब आपको जनरली मददगार हो जाता है दोस्तों, इसको आपको खत्म कर लेना, ठीक है। ये सब आपको रिवाइज कर लेना आज के दिन में, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय, है ना, उपसर्ग और प्रत्यय, ये उपसर्ग और प्रत्यय जनरली पूछा जाता है कि नहीं। तो उपसर्ग और प्रत्यय को भी आपको क्या कर लेना है, एक बार देख लेना है, कि इसमें कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं, कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं। तो इसको भी आपको देख लेना है कि इसमें कौन सा ये हो गया। उसके बाद मूल रूप, है ना, मूल रूप कैसे वो हम लोग बताएंगे। तो जिनको शब्द रूप याद होगा, है ना, बाल के, है ना, जैसे लते, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि किस, है ना, वही जो अकरांत और आकारांत की जो हमने बात की है ना। जो अकरांत मतलब क्या, जो अपरांत होता हो, जैसे बाल का। आकारांत मतलब आपरांत होना, जैसे लता, है ना। तो इनका शब्द रूप आपको देख लेना है। इस जैसे अब जैसे बालक का है, तो जिस पे बालक का चलता है उसी पे किसका, राम का भी उसी पे चलेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये भी अकारांत है, ये भी क्या अकारांत है। तो जैसा जैसा बालक का चलेगा वैसा वैसा किसका चलेगा, राम का भी चलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आपको ये एक काम कर लेना है शब्द रूप में, ठीक है। शब्द रूप में जनरली हमको ये देख लेना है, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़े। उसके बाद धातु रूप आपको देख लेना है, ठीक है। कौन सा लकार में है ना। पांचों लकार आप लोग कम से कम याद कर लीजिएगा। पांचों लकार का जो मेन फॉर्मूला है, जैसे ती, त, अंति, सिथ, थ, आमी, आवा, आमा, तो ये आपका जैसे लट लकार में हो जाता है ना। शति, शत लग जाता है, तो क्या कहते हैं, भविष्य काल, यानी कि लट लकार में हो जाता है। तो आपको ये सब सारा एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। धातु रूप भी एक बार देख लेना है जो जो मेन है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रत्यय में। तो इसमें जो प्रत्यय में आप जनरली है कत्वा, तुमुल, लेप, सत्री, सानच, ये सब जितने भी हैं, ये इसको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। खासकर कत्वा, तुमुन और लेप, ये 3 से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सत्री और सानच से थोड़ा कम है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कत्वा, तुमुन को तो छोड़ेंगे नहीं, उसको तो पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। तो आगे हम लोग बढ़े तो इसमें आ जाएगा पर्यायवाची और विलोम। पर्यायवाची और विलोम, इसमें आपको देख लेना है कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द क्या हो जाएगा। उसके बाद जो भी उसके बाद ग्रामर सेक्शन अगर इतना है, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा क्या कर लेना है कि बुक का जो भी क्वेश्चन है, बुक में जो भी चैप्टर हैं, उससे जो वहां से आपको क्या था, वो कोई वर्ड दे देगा, उसका अर्थ, है ना, उसका मतलब पूछ देगा, है ना। तो ये सब आपको वहां से कर लेना है। बाकी 1 से लेकर 50 तक आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ग्रामर होता है। उसके बाद भी ग्रामर, ऐसा नहीं कि उसके बाद ग्रामर नहीं है, लेकिन वो क्या होता है कि जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ग्रामर होते हैं, तो वो भी आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो 1 से 100 तक ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का कहानी। ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाता है, और निश्चित ये रिजल्ट इसका संस्कृत का अच्छा आता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी होता है, बच्चे का लगभग सब पढ़ा हुआ ही जनरली आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर भी एक्सक्यूज को ना देखते हुए और ऑप्शंस को ना देखते हुए अपना मेहनत करके जाएंगे पूरा से पूरा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़े। अब हमारा सब्जेक्टिव में हमारा क्या प्लान रहेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या रहेगा, तो जैसे हिंदी में वैसे ही संस्कृत में भी वही रहेगा। क्या रहेगा, पहला रहेगा अपठित गद्यांश, है ना। अपठित गद्यांश में भी आपको क्या करना है मेरे दोस्त, कि जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक पदेन उत्तरत। पहले तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर, है ना, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। मतलब आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और निर्देशानुसार आपको क्या देना है, उसका उत्तर देना है। जैसे अब देखिए इसमें है अ, क्या है अ। अब अ में क्या है कि अ में 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन है। फिर 1 में भी कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 1 में भी कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। तो उसके बाद क्या करना है कि अब हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 1 का अ, 1 का अ, है ना। फिर हम लोग लिखेंगे 1 का अ में क्या लिखेंगे, पहला का क, है ना। 1 का अ ये तो हो गया, और उत्तर में पहला क का उत्तर। ऐसे करके अगर हमारे सामने लिखते हैं, पहला क का हो गया, फिर ख का हो गया, फिर ख का उत्तर हम लोगों ने दे दिया, ठीक। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, अब दूसरा है तो 1 का क ख हो गया। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा, यहाँ दूसरा लिख के क, फिर लिखेंगे किसका, ख का, ठीक है। क का हो गया, ख का हो गया। इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये आ जाएगा, तो अब ये तीसरा भी कर देंगे, तीसरा भी और लिख के खत्म हो गया। तो फिर हम लोग आ जाएंगे किस में, दूसरा में। अब दूसरा में आ जाएंगे तो वहाँ अ के जगह क्या लिखा हुआ है, ब लिखा हुआ है ना। अ के जगह क्या कर देना, हमें ब कर देना है। जैसे 1 का अ था ना, अब हमें क्या कर देना है, ब,
क्या करना है, ब का पहला का अगर आप क बना रहे हैं तो ब का पहला का क करके फिर लिखेंगे, फिर ख करके क्या करेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। तो आपका इस तरीके से आप क्या होगा, लिखने का पैटर्न होगा। ठीक है, लिखने का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। इसको मैं एक बार इरेज कर लूँ, एक बार इरेज कर लेता हूँ इससे। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऊपर की ओर। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि लिखना कैसे है। ये तो लिखना कैसे है तो देख ही लिए, अब इसमें प्रश्न कैसे रहेंगे। तो प्रश्न काफ़ी इजी होता है मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे एक पदेन उतरत, एक पदेन उतरत मतलब एक वर्ड में आपको, एक शब्द में आपको क्या देना है, जवाब देना है। ठीक है, चलिए तो आप इसको कैसे करेंगे। जैसे आपको अगर संस्कृत समझ में नहीं आता, जिनको समझ में, एक्चुअली समझ में आ ही जाता है, लेकिन जिनको समझ में ना आए उनके लिए एक उपाय, जैसे लिखा हुआ है क्रोधे आगते किम करनियम, तो आपको इसमें देख लेना है कि क्रोधे आगते और किम क्या हो गया, ये किम के कारण ही क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो किम करनियम, तो क्रोध आने पे क्या करनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये वर्ड है कहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये वर्ड उसमें हम लोग खोज लेंगे और वही क्या कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। आपको क्या क्या खोजना है, आपको ये पैराग्राफ से आपको खोजना है कि क्रोधे आगते और करनियम क्या है। ठीक है, क्रोधे आगते क्या करना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपको इसको, अब क्या होता है कि जैसे कि हमने लिखे कि क्रोधे आगते किम करनियम, तो यहाँ है ना, अब किम की जगह पर बस हमें क्या लिखना है, एक शब्द लिख लेना है। ठीक है, किम की जगह पर एक शब्द लिखना है। तो अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, है ना, तो पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे पढ़ लेना, उसके बाद पैराग्राफ पे जाना। तो हम लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ लिए क्रोधे आगते किम करनियम, उसको यहाँ पर खोजेंगे कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखा है क्रोधे आगच्छति, मतलब क्रोध आने पर, है ना, तो वही है क्रोधे आगते या आगच्छति, वही है। धारणीयम, क्या धारण करना चाहिए, मौन धारणीयम, तो हमें क्या करना चाहिए, किम करनियम, तो मौनम धारणीयम, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं मौनम, है ना, मौनम करनियम, है ना, मौनम भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, मौनम लिख सकते हैं, या मौनम धारणीयम भी आप आंसर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका ये सही। ठीक है, उसके बाद है मानेन किम शांति भवति, है ना, मौनेन किम शांति भवति, मौन रहने से क्या शांति होगा, किस चीज में शांति बोले, तो मौनेन आगतम, है ना, मन शांति भवति। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मन, आंसर क्या हो जाएगा, मन। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे, तो मौन शांति भवति। ठीक है, अगला क्या है मम्मी, फिर है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, क्रोधम जन्म किम करोति, जो मतलब गुस्सा वाला मानुष है ना, मनुष्य क्या करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोधम जन्म गुरुन अपि निंदति, तो यहाँ पर है ना, आपको यहाँ पर क्या मिला, क्रोध जन्म मिला ना, यहाँ भी क्या है, क्रोध जन्म, क्या करता है, किम करोति, तो निंदति, क्या किनको, तो गुरुन अपि, है ना, गुरु को भी निंदति करता है, गुरु का भी निंदा करता है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है मानेन किम भवति, तो मौनेन किम भवति, तो मौन रहने से क्या होता है, यहाँ पर फिर से वही सेंटेंस, मौनेन मन शांति भवति, मौनेन मन शांति भवति। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका जवाब आपको ऊपर वाले पैराग्राफ मिल जाता है, और बहुत ही छोटा छोटा आंसर लिखना होता है। पूर्ण वाक्य मतलब पूरा एक लाइन में लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाता है एक लाइन लिखने का। वहीं पर आप अगर एक शब्द लिखते हैं तो उसका 1 मार्क्स मिल जाता है लिखने का। जब एक पदेन उतरत, जितना बोला जाए उतना ही कीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़े। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला अथवा करके है। तो अगर आपको ऊपर वाला आसान लगे तो ऊपर वाला, नीचे वाला आसान। और जनरली क्या होता है बच्चे, ये तीसरा वाला जो वो भूल जाते हैं, ये तीसरा वाला जो वो हमेशा भूल जाते हैं, पहला दूसरा करके तीसरा उनको दिखाई ही नहीं देता। तो ऐसा नहीं, हमेशा 3 पार्ट में क्वेश्चन होगा, पहला एक पद, दूसरा पूर्ण वाक्य, ना तीसरा रहेगा कि जो ऊपर गद्यांश दिया इसके लिए एक, है ना, सुइटेबल टाइटल, एक शीर्षक लिखना है दोस्त। तो आप शीर्षक की जगह पर इसमें से देख सकते हैं कि शीर्षक में आपको क्या लिखना है। आप जैसे आप लिख देंगे सिर्फ क्रोध, आपको अगर पूरा पढ़ते हैं भाव समझ में आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा पैराग्राफ किस बेसिस पे बनाया गया है। तो आप क्रोध यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक टाइटल दे सकते हैं, शीर्षक के रूप में दे सकते हैं, है ना। उसके बाद क्रोध महान शत्रु, मनुष्य से महान शत्रु, ये भी क्या हो सकता है, एक टाइटल हो सकता है। तो छोटा शॉर्ट एंड स्वीट हम लोग टाइटल देते हैं जनरली। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद, पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द लिखे लगे, 1-2 शब्द में आप क्या दे देंगे, इसका शीर्षक दे देंगे, और जनरली ये आसान होता है, सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अथवा में अगर आपको बनाना तो इसी तरह से अथवा में वही तीनों क्वेश्चन मिलेगा। पहले एक पदेन उत्तरत, फिर पूर्ण वाक्य उत्तरत, फिर अश्य गद्यांश से एकम समुचित शीर्षकम लिखा था, मतलब इस गद्यांश के लिए एक समुचित, है ना, एक उचित शीर्षक लिखिए, इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप बनाना है आपको बॉ में भी क्या होगा, अथवा करके होगा, तो या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, दोनों में से कोई एक आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। इसमें भी सेम वही सारा क्वेश्चन रहेगा। इसमें जनरली आपको क्या रहेगा, एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्य उत्तरत रहेगा, और इसमें आपको शीर्षक लिखने के लिए नहीं दिया जब पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ेंगे और लिखने के लिए दिया जाए तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे।
ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। अब आपके पास है 4 क्वेश्चन यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 4 में से किन्हीं दो को दो पे आपको क्या लिखना है। तो जनरली एक तो आपको प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखने के लिए हर साल पूछा ही जाता है, तो इस साल भी पूछा ही जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक प्रधानाध्यापक को एक पत्र, ये तो इसका है ना, आपको जो भी लिखने का जो एक शैली होता है, एक पैटर्न होता है, पैटर्न को आप क्या कर लेंगे, याद करके जाएंगे कि पैटर्न क्या होता है। ठीक है, मैंने इसको पैटर्न को एक बार देख के जाएंगे। इसी पैटर्न में आप लोग क्या लिखेंगे कि सेवायाम है प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद किस विषय क्या होता है, ये सब सारा चीज महाशय करके आप पूरा लिख देंगे पैराग्राफ में करके। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो जाएगा, एक संस्कृत में पत्र लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद अगर हम लोग आए आगे बढ़े तो इसमें और क्या पूछा जाता है, तो छोटे भाई को या पिताजी को या फिर किसी को, है ना, अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए पूछा जाता है। तो औपचारिक और अनौपचारिक दो पत्र होते हैं, तो दोनों आपके ऑप्शन में होते हैं। तो अगर आप सिर्फ 2 पत्र भी याद करके चले जाते तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, उसको देखिए जीवन में स्वच्छता की आवश्यकता की चर्चा करते हुए सहपाठी को एक पत्र लिखे, तो ये सहपाठी के लिए पत्र हो गया। छोटे भाई को पत्र लिखे, छोटी बहन को एक पत्र लिखे, यानी कि दोनों पत्र आपको देख के जाना है। और है ना, कोशिश यही रहे कि जितना छोटा लिखे, है ना, और लेकिन पैटर्न क्या लिखे, सही सही लिखे। सेंटेंस सब छोटा छोटा लिखने की कोशिश कीजिएगा, अशुद्धि कम से कम करने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप क्या हो जाएगा, संस्कृत का लेटर इजी होगा। जो भी लिखने का पैटर्न है वो जरूर देख के जाएंगे आप, है ना, लिखने का पैटर्न जरूर देख के जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें ना नीचे दिए किसी एक पैराग्राफ पे, है ना, जो एक टाइटल जो शीर्षक है उस पर आपको क्या लिखना है, एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है ना। महज 50-60 शब्दों में अगर आप लिख देते हैं, 50 शब्दों में तो काफ़ी हो जाएगा। मतलब 40 से 50 शब्दों में भी अगर आप लिख देते हैं तो वो काफ़ी होगा आपके संस्कृत के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग टाइटल क्या क्या रहता है जनरली। तो जनरली हर साल एक तो अस्माकम देश रहता ही रहता है, जैसे या मम प्रिय देश, है ना, या एक तो देश पे हो गया। उसके बाद आप एक याद कर सकते हैं विद्यालय पे, मम प्रिय विद्यालय या फिर मम विद्यालय करके एक विद्यालय पे याद कर सकते हैं। उसके बाद एक पर्यावरण, वन, या फिर वन पे पूछा जा सकता है। एक, है ना, किसी महान व्यक्ति पे एक पूछा, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे आपको गांधी जी पे पूछा जा सकता है ना। अभी हाल फिलहाल में अगर कोई जैसे अगर आप वसंत ऋतु पे पूछा जा सकता है, वसंत ऋतु पर पूछा गया। तो ये सब जनरली सरस्वती पूजा पे पूछा जा सकता है। मतलब छोटा, है ना, जो भी है वो करंट से भी एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है। उसके बाद पाटलिपुत्रम जनरली पूछा जाता है। कोरोना महामारी तो बर्निंग टॉपिक है दोस्तों, इसको तो देख लेना है। कोरोना महामारी पे भी आपको याद कर लेना है। कुल मिला के अगर आप 5-6 टॉपिक पे तैयारी करके चले जाते हैं, जैसे एक अस्माकम देश, दूसरा हिमालय, हिमालय पे भी याद कर लेना है। उसके बाद तीसरा परोपकार, परोपकार पकड़ लेते हैं। उसके बाद एक राजेंद्र प्रसाद या गांधी जी पकड़ लेते हैं। उसके बाद एक पर्यावरण पकड़ लेते हैं और कोरोना महामारी पकड़ लेते हैं। इतने 6 टॉपिक अगर आप करके चले जाते हैं तो इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा और अच्छे ढंग से आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 50 से 60 शब्दों में, और बिना अशुद्धि किए ज़्यादा आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाता है ट्रांसलेशन। उसके बाद है ट्रांसलेशन की बारी। तो ट्रांसलेशन में क्या है कि आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन होंगे। इस 12 में से कोई 6 का ही जवाब देना है आपको। ठीक है, इस 12 में से कोई 6 का जवाब देना है। तो जनरली जो ये क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड होता है और सब में से ना कुछ कुछ खास होता है। जैसे ये जो गंगा हिमालय से निकलती है, क्वेश्चन जनरली हर बार होता है और हर बार मतलब इसी तरह का होता है। तो ये हो गया। उसके बाद वे भारत के राष्ट्रपति भी हुए, है ना। भारत के राष्ट्रपति के नाम पे, चाहे नदियों में गंगा क्या है, पवित्र है। दोस्तों में मोहन श्रेष्ठ है या लड़कों में मोहन श्रेष्ठ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एक पैटर्न देख लेना है कि किससे है, किस पैटर्न पे है, उसी तरह से याद करके चला जाना है। जो हो गया। उसके बाद विद्या विनय देती है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद विवाद मत करो, है ना, विवादेन अलम, ये सब जो है क्वेश्चन आपको जनरली आ जाता है। तो आपको इस पर देख लेना है। उसके बाद चारों ओर करके, यहाँ पर दोनों ओर है तो दोनों ओर हो गया, चारों हो गया, परिता, उभयता, ये जो भी जितने भी वर्ड है खास वर्ड वाले, तो ये सभी आपको जनरली अबे वर्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन सब क्या होता है, पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। और संस्कृत का ट्रांसलेशन के लिए आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो बहुत अच्छा, है ना, और नहीं आता है तो आप एमबीडी उठाइए। एमबीडी में पिछले कई सालों के ट्रांसलेशन हैं। अगर आप उसमें से 40-50 भी पढ़ के चले जाते हैं तो लगभग है ना, वो थोड़ा सा वर्ड चेंज करेगा और पूछने का तरीका वही होता है। जैसे दोनों ओर पेड़ है तो या फिर दोनों ओर तालाब है, तो आपको वो तालाब का अगर संस्कृत मालूम है तो हो गया, और बाकी तो क्या है, तालाब है। तो तालाब है तो आप इसको क्या कर लेंगे, आराम से लिख ही लेंगे इसमें तो। ठीक है, तो इतना काम आप इसमें कर लीजिएगा। ठीक है,
चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और तो ये हो गया हमारा संस्कृत का अनुवाद, ये अनुवाद हो जाएगा। बाघ से डरता, ये सब सारा विभेति वाला जितना भी है आपको है ना, ऐसा करूंगा कि मैं आपको है ना पीडीएफ एक प्रोवाइड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। उसमें आपको जनरली 15-20 तरीके के ट्रांसलेशन, अगर वो ट्रांसलेशन करके चले जाते हैं तो उसी के में बस क्या करेगा, वर्ड में चेंज कर देगा, विभक्ति वगैरह सब जनरली वही रहता है। ठीक है, तो आपको इतना करके जाना है। उसके बाद लास्ट आता है कि इन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दे, तो ये बुक से होता है। तो बुक के अगर क्वेश्चन आंसर अगर आपने लर्न किए होंगे तो आपको ये आराम से ये सारे क्या हो जाएगा, बन जाएंगे। इस यहाँ पर कुल 16 प्रश्न हैं, तो 16 में से कुल 8 का ही आपको जवाब देना है, सबका मार्क्स 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसको इतना कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन आंसर आप अगर पिछले 3-4 सालों का पढ़ के चल जाते हैं तो वहां से भी आ जाएगा, 8 क्वेश्चन लगभग बन जाता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आपको बना लेना है इसका। ठीक है, तो आपको जनरली डिपेंडेंट किस पे रहना है, आपको डिपेंडेंट रहना है ऑब्जेक्टिव पे, इस पे, और ये क्या कहते हैं अपठित गद्यांश वाले शब्द पे, और ये सारे चीज पे है ना आपको यहाँ पर कर लेना है। अनुच्छेद वाला जो बताएं वो आप करके चले जाइए, इतना करने से आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग वीडियो के लास्ट की ओर। और वीडियो में ये है कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल, है ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। वो सारे मतलब कि क्या होता है, मैंने अगर हिंदी में ही कहा जाए तो अंत भला तो सब भला। अगर एवरीथिंग हैज गॉन वेल, है ना, इफ द एंड इज वेल, अगर हम लोग कहें कि सब कुछ अगर अच्छा गया है अभी तक, अगर अंत अच्छा जाए तभी अच्छा कहलाता है कि नहीं। यानी कि आपका अंत अच्छा हुआ तो सब अच्छा हो जाएगा, अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए, संस्कृत का एग्जाम भी अब आपका ओवर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे कि जो आपको रिजल्ट अभी से लेके रिजल्ट तक का जो टाइम होगा उसके बीच में हम लोग क्या करना है, कैसे करना है, इस पे हम वीडियो बना के आपके लिए जरूर रखेंगे, बना के आपको पोस्ट करेंगे, और ये आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, तो उसको भी देखना नहीं भूलेंगे। और है ना, और पढ़ाई है ना, जब तक मतलब पढ़ते रहिएगा तब तक आपका क्या होगा, विकास होते रहेगा। तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, आगे करते रहना है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल श्री क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको ये जितने भी 6 वीडियो 7 वीडियोज हुए हमारे एग्जामिनेशन के बीच में, अगर ये आपके लिए मददगार हुए हैं तो आप इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके और दोस्तों के बीच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जितने आपके ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दें, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है दोस्त, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।